नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, आज हम लोग पेपर 6 का अगला वीडियो देखने जा रहे हैं। जो हम लोगों ने पेपर 5-6 की सीरीज चल रही है, लगभग पेपर 5 आपका जो है कंप्लीट है। पेपर 6 में ये हमारी 13वीं यूनिट होगी। तो इससे पहले एक सूचना है, देखिए ओनली पीसीएस का जो नोट्स और प्रोग्राम है उनके बारे में आप जान लीजिए कि देखिए पेपर 2 एकदम कंप्लीट हो गया है, कल से आपको मिलने लगा है। तो आप इसको ले सकते हैं इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके 8527434727 पे। और इसके साथ ही 4 और 5 ऑलरेडी आपको पता ही है कि वो कंप्लीट है। जिन्होंने ले लिया है वो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर चीज़ का, बहुत शानदार नोट्स है। तो जिन्होंने नहीं लिया है वो संपर्क कर सकते हैं इस पे। और देखिए, ये 599 का आपका आंसर राइटिंग का मंथली प्रोग्राम है और ये फ्री की क्विज है। 150 प्रश्न रोज होंगे, 99 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो ये आप ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पे। बाकी इसके लिए देखिए आर ओ ए आर ओ की भी आपकी शुरू होने जा रही है, पूरा इसमें कंप्लीट होगा आर ओ ए आर ओ प्री और मेंस का। तो आप इसे भी ले सकते हैं, इसमें पूरी तैयारी कराई जाएगी और ये पूरा पैक है आपका। इसमें कोई मंथली वगैरह नहीं है। 999 में आपका प्री प्लस मेंस रहेगा। तो इसकी पूरी डिटेल आप इसी नंबर पे ऊपर दिया गया इस पे ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए, ये नोट्स हैं आपके, ये भी आप देख लीजिए। सैंपल हालांकि दिखा दिया गया है इनका पेपर 2 का, और इस पे वीडियो भी पड़ा है, तो वो भी आप देख सकते हैं इस पे, ठीक है। तो पेपर 2nd, 4th, 5th और 6th तैयार है। बाकी जल्दी ही आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो और भी कोई सूचना चाहिए तो आप इस नंबर पे ले सकते हैं। और देखिए, क्रैश कोर्स के लिए आपकी बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है। तो आप कौन कौन लोग चाहते हैं क्रैश कोर्स, तो वो आप कमेंट में भी बता सकते हैं और इस नंबर पे भी आप संपर्क करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें इस पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए यूनिट 13 है। 12वीं जो यूनिट है वो आपकी करंट से है, सूचकांक वगैरह है यूपी से संबंधित। तो वो अभी से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, पुराने सूचकांक है, नए आएंगे नहीं। तो आपको जब आएंगे तब ये करा दिए जाएंगे। तो इसका सिलेबस है, देखिए यूपी का भूगोल, भौगोलिक स्थिति, उच्चावच, संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली, वनस्पति। तो ये टॉपिक है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहता है। तो पहले इससे देख लेते हैं लघु सिंचाई। सिंचाई पे ज्यादा प्रश्न बनते हैं क्योंकि समस्या है सिंचाई की बहुत बड़ी। तो लघु सिंचाई से संबंधित सरकारी कुछ कार्यक्रम है जिनका आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। जैसे निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 में चली थी। मध्यम गहराई नलकूप योजना 2004 में चली थी। गहरे नलकूप का निर्माण, चेक डैम निर्माण योजना, आर्टिजन बेल योजना, सामुदायिक ब्लास्ट बेल योजना 2011 में, डॉक्टर राम लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 2012 में। देखिए कुछ चीजें आप जान लीजिए, बेसिक आप पढ़ के ही इस वीडियो पे आए होंगे। बेसिक अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन जो आप वीडियो पे आए और आप बहुत लोगों का पसंद ये चीज़ें आई है क्योंकि आप ये बेसिक इसका पढ़ ही चुके हैं। पेपर 1 से लेकर 4 तक अब तक जो तैयारी की है आपने, वो लगभग आप देखिए लघु सिंचाई के बारे में क्या क्या होता है वो सब जान चुके हैं। नहीं जानेंगे तो पेपर 1st से 4th जब भी आएगा हमारा तो वहाँ पे डिटेल में ये चीज़ें बताई जाएंगी। क्योंकि पेपर 5 में आपको यूपी से, पेपर 5 और 6 में यूपी से संबंधित जो जो जरूरी है वो यहाँ पे दिया जाता है, जैसा कि हम पहले वीडियोज में आप देख चुके हैं। तो ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं भौतिक प्रदेश, यूपी के भौतिक प्रदेश। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये सहारनपुर का जो क्षेत्र है वो, इसे शिवालिक तलहटी बोला जाता है। और इसके नीचे जो है ये वाला, तो ये भावर और तराई का मैदान है। भावर ऊपर है, तराई उसके नीचे है। और ये ज़्यादातर आप पढ़ते ही होंगे क्योंकि आप जब देखेंगे कि भावर ऊपर है, यहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, उसके नीचे फिर तराई है, यहाँ पे नदियाँ आपकी पुनः देखने लगती हैं। तो ये भावर बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से बनता है। तराई आपका रीजन आप इसमें ज़्यादातर ये देखते होंगे। और डिटेल में आपको ये बहुत पढ़ा होगा आपने। ज़्यादा डिटेल करने से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। ये बेसिक वाली चीज़ें हैं, इसलिए कहा है आपको बेसिक आपका तैयार होना चाहिए। वो सब उसमें पेपर 5 1 से लेकर 4 तक लिंक है आपकी चीज़ें। इसी के नीचे आप देखेंगे ये खाली जो पड़ा है, ये गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश है। इसकी विशेषताएं वगैरह और इसकी मिट्टी वगैरह वो सारी चीज़ें आप जानते रहिए इनको। दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये आपका इस तरीके से मैप बनाइए और ये पूरा फिगर दिखा दीजिए क्योंकि फिगर का असर पड़ता है एग्जाम में, एक आध नंबर आपका इंक्रीज होने की संभावना रहती है। सिंचाई देख लीजिए, सिंचाई में आंकड़े क्या कहते हैं कि कुओं एवं नलकूपों द्वारा 83.6% सिंचाई होती है। 15.2% नहरों से, 0.5% टैंकों से, 0.7% अन्य साधनों से होती है। और देखिए ये डेटा जो है सिंचाई वाला, ये थोड़ा सा आपको जहाँ जिस भी सोर्स को पढ़ेंगे ना थोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगभग शब्द लगा के आप बता दीजिए 70% या 80%, 2-4% इधर उधर चलता है ये सब, ठीक है। और 77% सिंचाई देखिए कुआं, नलकूप, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और एनीकेट पद्धति से होती है यूपी में। अब देखिए कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं, तीन भागों में बांटा जाता है इनको सिंचाई परियोजनाओं को। एक तो बृहद, मध्यम और लघु। बृहद में 10,000 हेक्टेयर से अधिक की जो सिंचाई परियोजना उनको शामिल किया जाता है। मध्यम में 2 से लेकर 10,000 हेक्टेयर की परियोजनाओं को, और लघु में 2,000 हेक्टेयर से कम की परियोजनाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब आगे कुछ आंकड़े हैं, ये आप ज्यादातर देखे होंगे कृषि वाले पार्ट में। कुल कार्यशील आबादी का 59.3% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित रहता है। 29% इसमें कृषक हैं, 33.3% कृषि श्रमिक है इसमें 59 में। तो ये आपका आंकड़ा है, इसका आप कहीं भी यूज कर सकते हैं मेंस में। सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है, तो देखिए सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से। ऊपर हमने देखा ही है, लगभग 70% जान लीजिए कि नलकूपों से सिंचाई होती है लगभग।
ऊपर नीचे डेटा मिलता रहता है। कुओं से, गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुओं से सिंचाई होती है। नहरों से, तो देखिए नहरें कौन कौन सी हैं यूपी में, ऊपरी गंगा नहर है, निचली गंगा नहर है, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, शारदा, सरयू आदि। ये तालाब, पोखर, झील, नदियां, इनसे भी सिंचाई होती रहती है। सिंचाई के देखिए ऊपर जो देखा है उसी का ये आप देखेंगे नीचे कि क्या क्या है सिंचाई में। जो हम लोगों ने देखा था कि कुएं एवं नलकूपों में 83.6% देख ही चुके हैं, नहर 15.2%, टैंक 0.5%, अन्य 0.7%। बहुउद्देशीय कुछ सिंचाई परियोजनाएं जैसे रिहंद 1962 में बनी थी, ये पिपरी सोनभद्र में ये योजना स्थापित है। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये आपकी बहुत चर्चित है। यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है, तो आगे नीचे डिटेल में इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। राजघाट बांध परियोजना यूपी एमपी ललितपुर की, ये यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है, ललितपुर में स्थापित है ये। और देखिए बाण सागर बांध परियोजना 2018 में से राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है, और ये यूपी एमपी और बिहार की 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसके बारे में आप बेसिक जानते रहिए। खनिज देख लीजिए, खनिज भी आपका है और खनिज नीति भी देखेंगे हम लोग। मिर्जापुर सोनभद्र में चूना पत्थर, संगमरमर, बेराइट्स, डोलोमाइट, ये सारे जो है आपके खनिज पाए जाते हैं। हमीरपुर में देखेंगे तो ग्रेनाइट मिलता है। ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, प्लेटिनम, डायस्फोर, तो ये सब पाए जाते हैं आपके ललितपुर में। बांदा में बॉक्साइट, हीरा है, ये आप प्री में भी पढ़ते होंगे। प्रयागराज में पोटास, लवण है। तो ये सारा इस तरीके से आप लिख के उसे बता सकते हैं। फसलों के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। तो फसलों के लिए उत्तरदायी कारक है सिंचाई की उन्नत व्यवस्था हो, जलवायु अच्छी हो, और आपका वर्षा की मात्रा क्या है, उत्तम बीज, उत्तम स्थलाकृति मृदा, ये सारी चीजें आपकी कारक में आती हैं। तराई क्षेत्र की उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता बहुत सारी है, जैसे ईंधन के लिए है, कृषि उत्पादक क्षेत्र है, पर्यटन है, औषधि है, भोजन है, संबद्ध यहाँ पे वन्य जीव पाए जाते हैं। पर्यटन में देखेंगे इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आप ये भी अब डाल सकते हैं इसमें। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए। जलवायु क्षेत्रों का विभाजन आर.एल. सिंह ने यूपी की जो जलवायु है उसका विभाजन 4 भागों में किया है। उपार्द्र महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, जहाँ वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर होती है, गंगा का ऊपरी क्षेत्र ये जिसमें आता है। उपार्द्र मध्यवर्ती क्षेत्र जलवायु प्रदेश, उत्तरी भाग इसमें आता है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु प्रदेश जो सोनभद्र वगैरह में आता है वो इसमें शामिल किया जाता है, 100 से 200 सेंटीमीटर। आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश, पश्चिमी सीमा क्षेत्र, वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर। ये आपका कुछ वनों से संबंधित देख लीजिए। वनों के बारे में बेसिक आप जानते होंगे, एनसीईआरटी वगैरह आप अब तक पढ़ ही चुके होंगे। तो देखिए ये वाला जो तराई भावर का क्षेत्र है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और देखिए ये वाला जो है आपका मध्यवर्ती गंगा का क्षेत्र, गंगा यमुना का, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पठारी क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं आपकी। जब भी आप प्री में पढ़ते हैं तो अब प्री के यहाँ पे कुछ चीजों को, कुछ नाम जो है आपके वृक्षों के, झाड़ियों के, वो आप यहाँ जब लिखें तो वहाँ मेंशन करते चलिए, क्योंकि ज्यादा प्री का इसमें शामिल करने का मतलब है कि आप अगर यहाँ तक मेंस की तैयारी तक आए और वीडियो देख रहे हैं तो आपका इतना प्री तो बेसिक तो क्लियर होगा। गंगा के बारे में देख लीजिए, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 8.6 लाख हेक्टेयर, 6 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो कैचमेंट एरिया वो है। बाकी देखिए यूपी में क्या है, 1450 किलोमीटर यूपी में बहती है ये गंगा। अब केन यूज कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये चीजें आपकी इसलिए यहाँ लिख दी गई है कुछ। केन बेतवा लिंक परियोजना, तो देखिए अभी देखी थी हमने ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का मुद्दा भी है। तो ये देखिए यूपी का मैप है, इधर आप देखेंगे तो एमपी है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। देखिए ये है आपकी बेतवा लिंक, ये यमुना में मिल जाती है। केन है, ये भी यमुना में मिल जाती है। केन देखिए, केन पे बंधा हुआ है दौधन बांध, और बेतवा पे है आपका बरवा सागर। तो ये इसका उद्देश्य क्या है कि केन से पानी को इधर, केन से बेतवा की तरफ ट्रांसफर करना, ठीक है। जो अतिरिक्त वाटर है इधर पानी है केन से बेतवा में ट्रांसफर करना, जो कि आपका दक्षिणी ये जो क्षेत्र है सूखाग्रस्त, यहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था, वो आगे लाभ में देखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना है इसमें। केन बेतवा लिंक परियोजना में यूपी एमपी की संयुक्त परियोजना है। तो ये सारी चीजें ये आप बता सकते हैं। लाभ क्या क्या है, तो देखिए जल विद्युत का उत्पादन होगा, पेयजल की आपूर्ति होगी, इससे जल परिवहन सुविधा का विकास होगा, जल संरक्षण में तेजी आएगी, बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, नए पर्यावरणीय आवास बनेंगे, कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। तो वो और बहुत सारे आप सोच के इसमें बता सकते हैं, ठीक है। आय भी बढ़ेगी लोगों की, जो पीसीआई पर कैपिटा इनकम। तो इस तरीके से लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सारे आप शामिल कर सकते हैं। कुछ हानियां हो सकती है वो आप बता सकते हैं, वन्य जीवों के आवासों का विनाश होगा, वो सारी चीजें तो क्या क्या है वो आप बता सकते हैं। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं वो हमने देख ही चुके हैं। यहाँ देखिए दूसरा स्रोत है, तो आपको थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे है। नलकूप है, 70.8% है नलकूप का, ये नहर का 17.2 है, तालाब झील पोखर का 11-11.5%, अन्य में 0.5%। ये देखिए स्ट्रक्चर है यूपी में जो नदियां हैं उनका, तो आप ये देख लीजिए, इसी तरीके का आप मैप बना दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं इसको, ज़्यादातर प्री में आप जानते होंगे इन चीज़ों को। अब चलिए कुछ और बचा है हमारा, वो भी देख लेते हैं। कुछ ये है, जैसे यूपी उपोष्ण मानसूनी जलवायु में आता है, यह बेसिक है, आप प्री में भी पढ़े होंगे। तो आप देखिए साधन हम लोग पढ़ ही चुके हैं,
लेकिन यहाँ नलकूप देखिए ऊपर हमने जो पढ़ा था 70 पॉइंट कुछ था, यहाँ पे 73.4% दिया है। अभी अलग अलग सोर्स से अलग अलग चीज़ों को जैसे यहाँ बनाया गया है, तो यहाँ देखिए हर स्रोत में आपको अलग डेटा मिलेगा। ये सब ये एक डेटा नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसलिए आप लगभग शब्द लेके चलिए, और जरूरी नहीं होता मेंस में आपको एग्जैक्ट डेटा पता हो। इससे संबंधित एक आइडिया होना चाहिए मोटा मोटा, ठीक है, तो वो आपका काम आ जाता है ना। एग्जैक्ट कोई इतना याद कर सकता है। कुएं, तालाब, झील, पोखरें 9.2% है, अन्य में 2.3%, नहर 15.1% सिंचाई होती है इनसे। सिंचाई के साधनों का विकास क्रम देख लीजिए। परंपरागत साधन होते थे पहले, जैसे कुआं, तालाब, अब भी है, ऐसा नहीं है। नहर, झील, रहट, बेकुली, बेड़ी आदि ये परंपरागत साधन थे। इसके बाद देखिए डैम बने, ट्यूबवेल आए, नलकूप आए, तो ये फिर विकास हुआ इनका। इसके बाद आधुनिक साधन आए, जिसमें टपकन विधि है, फव्वारा विधि है, सोलर पंप आदि का विकास देख ही रहे होंगे आप आधुनिक में। तो लाभ इसके देखिए क्या क्या है आधुनिक साधनों के। तो ऊर्जा बचत होगी, श्रम साध्य है ये। कुछ सीमाएं, जैसे आरंभ में लागत अधिक है, आयातित तकनीक है, जैसे सोलर पंप आदि हमें आयात करना पड़ता है, जिसके लिए दूसरे देशों पे डिपेंड रहना पड़ता है। अपनी करेंसी को बाहर हमें देना पड़ता है आयात करेंगे तो ज़्यादातर ये चाइना के ऊपर डिपेंड है चीज़ें। शोध और अनुसंधान का अभाव है, R&D देखने को नहीं मिलती अपने यहाँ। तो ये सारी चीज़ें इसकी सीमाएं हैं, तो आप इन्हें दिखा सकते हैं। दक्ष सिंचाई की प्रमुख कौन कौन सी विधियां हैं वो ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें देख लीजिए। स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई विधि, ड्रिप सिंचाई विधि, बॉर्डर सिंचाई विधि है, कुंड सिंचाई विधि होती है, एक चेक बेसिन या श्रेणी सिंचाई विधि होती है। तो ये सारी क्या है, आधुनिक विधियां भी इनको बोला जाता है, और दक्ष सिंचाई विधियां भी बोला जाता है। दक्ष क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिंचाई होती है, जो संसाधन है सिंचाई के वहाँ, और इससे उत्पादकता वगैरह बढ़ती है। पानी का इसमें यूटिलाइजेशन जो होता है वो बहुत अच्छे स्तर पे हो जाता है, पानी बेकार नहीं जाता है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ और बची यूपी में, खनन नीति 2017, ये 2017 में सरकार के द्वारा लाई गई थी। लक्ष्य उद्देश्य देखेंगे इसके, और देखिए ज़्यादातर सबके लक्ष्य उद्देश्य एक जैसे होते हैं, कॉमन, आप जान लीजिए वो। देखिए जागरूकता के लक्ष्य में क्या, जागरूकता का प्रसार करेंगे, उपलब्धता खनिजों की में उसमें वृद्धि करेंगे, सर्व सामान्य की पहुंच सुनिश्चित करेंगे, मूल्य सामर्थ्य के अनुसार रखना, स्वीकार्यता स्थापित करना। ये सारी चीज़ें उद्देश्य में क्या है, देखिए उद्देश्य में है आपका प्रदेश का सामाजिक आर्थिक सतत विकास करना, संरक्षण करना, पर्यावरण पारिस्थितिकी को संतुलित रखना, राजस्व में हिस्सा में वृद्धि करना, यानी GSDP को में इसका खनिज के हिस्सा में वृद्धि करना, और रोजगार का सृजन करना, निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देना, कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना, ई टेंडर या नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ये सारे इसके उद्देश्य है। और देखिए लगभग यही उद्देश्य बाकी सब परियोजनाओं के भी होते हैं। आप ये कॉमन है, आपको नहीं भी आती है ना कुछ उसके बारे में, तो ये चीज़ें आप डाल दीजिए, एक आध आंकड़े जैसे हो पता, तो उससे आपको काम चल जाएगा। जब कुछ नहीं पता है तो कुछ से बेटर कुछ होता है, तो वो भी पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, कैसे हमें डील करना है आंसर को। अन्वेषण में तीव्रता लाना, जो रिसर्च है उसको बढ़ाना, विकास एवं खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना, अवैध खनन रोकथाम के लिए प्रयास करना। ये सब इनके रणनीति और इनके उद्देश्य और लक्ष्य, सारी चीज़ें हमने इस खनिज नीति में देखी 2017 में, क्योंकि पुरानी भी पूछ रहा है आज के समय में। पेपर 6 बहुत टफ बनाया था 2023 में, इसलिए आप पेपर 6 के पे काम अच्छे से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कर दीजिए, और किसी भी सूचना के लिए आप उस नंबर पे, ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही है। थैंक यू।